हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंजा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कॉमनली हम फ्लू भी कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन ये होता है, ये कॉमन कोल्ड जैसा लगता है लेकिन ये कॉमन कोल्ड से ज़्यादा सीवियर होता है। नाउ इन्फ्लुएंजा क्या है? एक्यूट वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सबसे पहले ये एक्यूट है, 2 से 4 दिन में ही इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है चाहे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। देन कोज बाय द वायरस। कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस से ये स्प्रेड होता है। नाउ इन्फेक्टिंग अपर एंड लोअर दोनों को अफेक्ट करता है, दोनों रेस्पिरेटरी ट्रैक को, लीडिंग टू इससे क्या होता है? सडन फीवर आता है, सडन हाई फीवर आता है। हालांकि जो कॉमन कोल्ड है उसमें क्या रहता है? थोड़ा हल्का फीवर रहता है और सडनली नहीं आता। सडन हाई फीवर होता है, बॉडी एक होता है, साथ में ही बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, पेन होता है बॉडी में, कफ होती है और फैटीग होती है। इट स्प्रेड्स इजिली इन कम्युनिटीज। ये क्या? हाईली कंटेजियस होता है, बहुत इजिली ये फैल जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, काफी इजिली, इसलिए ये हाईली कंटेजियस है। कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा ये फैल जाता है, लाइक एक पॉपुलेशन में ये बहुत जल्दी फैल जाता है, स्पेशली इन विंटर्स। तो जिसको सीजनल फ्लू भी कहते हैं, सीजनल आउटब्रेक भी कहते हैं। जैसे कि विंटर्स में क्या होता है कि ये इजिली हो जाता है एक दूसरे को। देन आता है कॉजेटिव एजेंट। इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? मतलब कौन कोज करता है? इन्फ्लुएंजा वायरस कोज करता है इस डिसीज को। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये ऑर्थोमिक्सोविरिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ये। तो ये है ये वायरस, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ही होता है। इसके टाइप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। अब ये जो टाइप ए वायरस है ये सबसे सीवियर वायरस है। ये एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स दोनों करता है। एपिडेमिक मतलब होता है एक पॉपुलेशन में क्रिएट करना इस डिसीज को, उसको एपिडेमिक कहते हैं। और वो क्या है? कुछ सीजन पे भी हो सकती है और थ्रू आउट द ईयर भी हो सकती है। पैंडेमिक क्या होता है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री से ऐसे कंट्रीज में फैल जाना कोई डिसीज, वो होता है पैंडेमिक। अब ये जो टाइप ए है ये एनिमल्स में भी हो सकता है, ये ह्यूमंस में भी हो सकता है, तो ये बहुत सीवियर है। टाइप बी ये सीजनल आउटब्रेक कोज करता है, मतलब जैसे कि विंटर्स में हो गया, और ये माइल्ड होता है टाइप ए से। टाइप सी भी माइल्ड इलनेस कोज करता है, और जो टाइप डी है वो ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एनिमल्स को अफेक्ट करता है। अब इसका रिजर्वॉयर कौन होता है? ह्यूमंस। मेन जो सोर्स है, मेन जो होस्ट है वो कौन है? ह्यूमन। लेकिन ये बर्ड्स और पिग्स में भी पाया जाता है, तो ये बर्ड्स में भी होता है, जैसे डक्स में, चिकन्स में, उनमें ये होता है, पिग्स में भी होता है। स्पेशली फॉर इन्फ्लुएंजा ए, जो इन्फ्लुएंजा ए है वो बर्ड्स और पिग्स दोनों में ये हो सकता है, ह्यूमंस में भी ये होता है। इसीलिए ये पैंडेमिक क्रिएट करता है। जो अगर बर्ड्स में हो गया या फिर पिग्स में हो गया एंड देन ह्यूमंस में हो गया, तो ये क्या है? पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट करता है, मतलब ये वर्ल्ड वाइड फैल जाता है, कंट्रीज में भी फैल जाता है। अब 2 चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, हम टाइप ए की मेनली बात करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सीवियर है। तो ये जो वायरस है इसमें 2 तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। एक है एच प्रोटीन, दैट इज हीमा एग्लूटिनिन, और दूसरा है एन, इसको बोलते हैं न्यूरामिनिडेज। एन और एच ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोटीन है, अब अगर हम H की बात करें, हीमा एग्लूटिनिन, ये क्या करता है? ये इस वायरस को हमारे बॉडी के सेल्स में एंटर होने में हेल्प करता है। ये क्या है? सेल्स पर अटैच हो जाता है, जिसके थ्रू जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, सेल्स में एंटर हो जाता है। N है न्यूरामिनिडेज, ये क्या करता है? जब सेल में वायरस ऑलरेडी है, अब वायरस ने क्या है? उस सेल से निकलना है और दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करना है, तो सेल की जो एग्जिट है उसके लिए कौन हेल्प करता है? न्यूरामिनिडेज, मतलब एन प्रोटीन हेल्प करता है, जो कि एक तरह का एंजाइम है। एच एंट्री में हेल्प करता है, हीमाग्लूटिनिन एन सेल से एग्जिट होने में वायरस को हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो एच एंड एन में हमने देखा, H क्या है? हीमा एग्लूटिनिन, एंड N क्या है? न्यूरामिनिडेज। इन दोनों ये जो एंटीजन्स हैं, ये दोनों जो प्रोटीन है एंटीजन्स के, इनको हमारी जो इम्यूनिटी है रिकॉग्नाइज करती है, इनको जानती है। लेकिन इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं आगे, जैसे कि जो H है इसके 16 सब टाइप्स होते हैं और N के 9 सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3, इसी तरह से N1, N2, N3 एंड सो ऑन।
तो इसके 16 सब टाइप्स हो सकते हैं और इसके 9 एन वाले के 9 सब टाइप्स हो सकते हैं। तो कॉमनली जो ह्यूमंस में जो स्प्रेड होता है इन्फेक्शन वो H1, H2, H3, N1, N2 इनसे होता है, इसके चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि H और N को तो हमारी बॉडी जानती है, लेकिन क्योंकि इसके बहुत सारे सब टाइप्स हैं तो डिफरेंट सब टाइप से क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन हुआ H3N1 हो गया, फॉर एग्जाम्पल H1N2 है। तो ये डिफरेंट सब टाइप्स क्या है, ह्यूमन में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब टाइप्स की बात जब हम करते हैं तो एक सब टाइप के लिए अगर इम्यूनिटी हो भी जाती है, सपोज वैक्सीन दे दी तो इम्यूनिटी हो गई। अब हर टाइम क्या होता है, इनमें थोड़ी थोड़ी म्यूटेशंस होती रहती है, चेंज होते रहते हैं, इनका जो जीनोम है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो वो जो चेंजेस हैं वो हर साल डिफरेंट हो सकते हैं, हर साल डिफरेंट टाइप का ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है ह्यूमन को। इसीलिए हर साल इसमें वैक्सीनेशन दी जाती है जिसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। एक वैक्सीन से क्या है, जैसे कि अगर इस साल के लिए वैक्सीन दे दी तो जरूरी नहीं कि यही वैक्सीन क्या है अगले साल के जो एंडेमिक है उसके लिए वर्क करेगी। अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली इस वायरस में, अगर हम इन्फ्लुएंजा टाइप ए और बी की बात करें तो उनमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होती है। एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये एंटीजन में कुछ स्मॉल चेंज आता है। जैसे कि जब ये एंटीजन हमारे सेल्स में एंटर हो जाता है तो ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई या फिर रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने से ये क्या करता है, अपने जैसे एक और कॉपी बनाता है। तो ये जब अपने जैसे कॉपीज बनाते हैं तो इनमें छोटा छोटा स्मॉल चेंजेस आते रहते हैं। इन स्मॉल चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉल म्यूटेशंस और माइनर एंटीजेनिक चेंज। और इस चेंज से क्या होता है, एपिडेमिक पोटेंशियल होता है। एपिडेमिक पोटेंशियल मतलब एक एरिया में ये क्या कर सकते हैं, एक पॉपुलेशन में ये स्प्रेड हो सकते हैं इजिली, उस एरिया में डिसीज कोज कर सकते हैं, सीजनल आउटब्रेक कर सकते हैं जैसे कि विंटर्स में। तो वायरस तो एक ही है लेकिन वायरस में क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं, इवन जीन्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो वायरस है ये अपने आप को चेंज करता रहता है थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन होती रहती है। तो हर बार जो डिफरेंट वायरस हो सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन जो है हर साल दी जाती है। तो ये हो गया एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जो कि टाइप ए और बी में होता है, मतलब थोड़ा चेंज, इतना चेंज नहीं कि कंट्रीज में फैल जाए, थोड़ा चेंज जिससे एपिडेमिक जो डिसीज हो सकती है। एक आता है एंटीजेनिक शिफ्ट जो कि सिर्फ टाइप ए में होता है, इसीलिए टाइप ए क्या है, ज्यादा सीरियस है। एंटीजेनिक शिफ्ट क्या होता है कि सपोज जो बर्ड्स हैं जैसे कि जो डक है, हैन है, उसमें ये वायरस था जिसको एवियन कहते हैं, ठीक है, और उसका कोई एक टाइप था, सपोज H3N2 था फॉर एग्जाम्पल। अब जो ह्यूमंस हैं उनमें अलग टाइप का वायरस था, सपोज ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस के ये सब टाइप्स हैं, जैसे कि इसमें था H2N2 था फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में। अब ये दोनों क्या है, पिग में जाएंगे, क्योंकि पिग में भी ये होता है जिसको स्वाइन कहते हैं, तो पिग में भी ये सर्वाइव कर सकता है, पिग में ह्यूमंस की तरह ये इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो ये पिग में गया, सपोज ये वायरस भी चला गया और ये वायरस, दोनों चले गए, ह्यूमन से भी हो गया पिग में और बर्ड से भी हो गया। अब पिग में क्या है, पिग में ये दोनों वायरस का जो जीनोम है, जीन्स है, वो आपस में मिक्सअप हुए, अलग कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये जो जीन रिजॉर्टमेंट हुई पिग के अंदर और ये अलग कॉम्बिनेशन बन गया, और ये अलग कॉम्बिनेशन ह्यूमंस में दोबारा से जंप करा, मतलब पिग से देन ह्यूमन को हो गया। अब ये जो कॉम्बिनेशन ही एंटायरली डिफरेंट है, अब ये H और N का एंटायरली बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और ये बड़ा चेंज है, कंप्लीट चेंज है कॉम्बिनेशन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट, एंटीजेनिक शिफ्ट, मतलब पूरा ही शिफ्ट हो गया जो भी जीनोम था। तो ये होता है जब ह्यूमंस में ही आ जाता है। तो ह्यूमन में क्या होगा, अब मेजर एंटीजन चेंज आ गया और ये जो चेंज है ये पैंडेमिक पोटेंशियल रखता है क्योंकि कोई भी इसके लिए इम्यून नहीं है। तो ये जो चेंज है ये इसके पास किसी के लिए भी इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए पैंडेमिक होता है, ये कंट्रीज टू कंट्रीज फैलता रहता है, ये एकदम से बहुत ज्यादा फैल जाता है। जैसे कि 2009 में हुआ था स्वाइन फ्लू, जो कि क्या था, H1 और N1 था। तो ये स्वाइन फ्लू क्या है, पैंडेमिक था। इसी तरह से स्पेनिश फ्लू आया था जो कि 1918 में आया था। तो ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट क्या है, स्मॉल चेंजेस। इसमें क्या है, जो जीनोम है या जो सब टाइप है वो एंटायरली चेंज नहीं हो जाता।
जो एंटीजेनिक शिफ्ट है इसमें क्या होता है, जो सब टाइप है वो एंटायरली चेंज हो जाता है, सब टाइप्स डिफरेंट ही आ जाते हैं जिसके लिए किसी के पास भी इम्यूनिटी नहीं होती, जो कि टाइप ए में ही होता है, इसलिए टाइप ए को बहुत सीवियर बोला गया है। हालांकि ये रेयर होता है बट ये हो सकता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉमन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग से क्या होगा, अगर कफ करेंगे, छींकेंगे या क्लोज कॉन्टेक्ट में बात करेंगे तो क्या होगा, जो भी रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उनकी जो ड्रॉपलेट्स है अगर दूसरा पर्सन भी उसको इनहेल कर लेता है तो ये ट्रांसमिट हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड सिक्रीशंस, हैंडशेक, अगर सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने नोज को टच कर रहा है, माउथ को टच कर रहा है तो उसके हैंड भी कंटामिनेटेड है, वहां पर भी वायरस है, और अगर वो किसी हेल्दी पर्सन से हैंडशेक करता है या टच में आते हैं तो ये इजिली फैल जाता है। उसी तरह से फोमाइट्स किस पर होते हैं, जो भी कंटामिनेटेड सरफेसेस होते हैं, जैसे इन्फेक्टेड पर्सन अगर पेन को टच करता है, डोर हैंडल को टच करता है या फिर किसी भी सरफेस को टच करता है वहां पर वायरस प्रेजेंट हो सकता है, और दूसरा पर्सन भी अगर उसी सरफेस को अपने हैंड से टच करे जो कि हेल्दी है और अपने नोज या माउथ के पास लगा ले तो ये इजीली वायरस जो है ट्रांसमिट हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका बहुत छोटा होता है, 1 से 4 दिन का होता है, एवरेज 2 डेज का होता है। फर्स्ट 48 आवर्स में ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं वायरस। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या रहती है, वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होता है, अपर को भी इफेक्ट करता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को भी। अटैच एंड डैमेजेस रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स में जाता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल्स में एल्वियोलाइज को अफेक्ट करता है, वहां के म्यूकोसा को भी अफेक्ट करता है। अब एंट्री होने के लिए सेल में कौन हेल्पफुल है, एच, और वायरस जो है एपिथेलियल सेल में ही मल्टीप्लाई करता है, फर्स्ट 48 आवर्स में मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये उस सेल से निकलकर बाकी जो आसपास सेल्स है उनको इन्फेक्ट करता है। रिलीज ऑफ वायरस, अब ये एपिथेलियल सेल से निकल जाता है, एपिथेलियल सेल से निकलने में कौन हेल्प करता है, न्यूरामिनिडेज हेल्प करता है, एन हेल्प करता है, एंड ये दूसरे अदर सेल्स में स्प्रेड हो जाता है। अब जो एंटीवायरल इसमें देते हैं वो फर्स्ट 48 आवर्स में ही इफेक्टिव होती है, जब वो इन्हीं सेल्स के अंदर होता है वायरस, जब वो यहाँ से निकल जाता है और स्प्रेड हो जाता है तब वो इफेक्टिव नहीं रहती। कोजेस इन्फ्लामेशन, अब ये दूसरे सेल्स में भी पहुंच जाता है, बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइंस रिलीज करता है। साइटोकाइंस क्या है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, जिसके कारण जो बेसिकली जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वायरस के कारण तो आते ही हैं, इम्यून जो रिस्पॉन्स है उसके कारण आते हैं। सडन हाई फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, कफ होता है, बॉडी एक होता है, रनी नोज, उसके अलावा कई सिम्टम्स आते हैं। इन्फेक्टेड एपिथेलियल, ये जो एपिथेलियल सेल्स है उसको तो इसने इन्फेक्ट कर दिया, वो मर जाते हैं। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या होता है, सीलिया होता है, जो कि इस तरह से होते हैं, तो इनके ऊपर सीलिया होता है, और ये सीलिया क्या है, म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे क्या म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर आता रहता है, वहीं इकट्ठा नहीं होता, ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करता। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो सीलिया है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एपिथेलियल सेल्स के साथ, जिसके कारण वहां इन्फ्लामेशन के कारण जो म्यूकस बना है, जो फ्लूइड बना है, वो हमारे बॉडी से अच्छे से बाहर नहीं आ पाता, तो वो अंदर ही क्या है, कंजेशन क्रिएट करता रहता है। रिड्यूस म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, मतलब ये जो सीलिया है वो म्यूकस को क्लियर नहीं कर पाता। रिस्क ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब जो म्यूकस है बॉडी में फ्लूइड है, सिक्रीशंस है, तो वहां पर दूसरे बैक्टीरिया की एंट्री का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है, उनको ये बहुत पसंद होता है ऐसा एनवायरनमेंट, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा के केस में न्यूमोनिया का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो न्यूमोनिया क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। हाई रिस्क ग्रुप्स क्या है, वैसे ही किसी को भी हो सकता है, लेकिन 65 से ज़्यादा या फिर 5 साल से कम के बच्चे, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या है, थोड़ा वीक होता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी हो सकता है। क्रॉनिक डिसीजेज, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज जैसे कि एस्मा और COPD, तो ये जो है ये और ज़्यादा एक्सेसरबेट भी हो जाते हैं, मतलब ये और ज़्यादा सीवियर हो जाती है ये कंडीशन, क्योंकि म्यूकस का बिल्डअप ऑलरेडी हो रहा है। डायबिटीज़ है, हार्ट डिसीजेज है, पहले से ही इम्यूनिटी वीक रहती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, जिन इंडिविजुअल्स की इम्यूनिटी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि कैंसर, HIV, उनमें और रिस्क रहता है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि कॉन्स्टेंटली पेशेंट्स के टच में रहते हैं, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को रेगुलर क्या है, फ्लू वैक्सीन दी जाती है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, सडन हाई फीवर, इसमें क्या है, हाई फीवर होता है और सडन होता है। चिल्स
चिल्स आते हैं, हेडेक होता है, माइल्जिया, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ड्राई कफ होती है, सोर थ्रोट रहता है, रनी नोज रहता है म्यूकस के बिल्डअप के कारण, एक्सट्रीम फिटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होती है। और चिल्ड्रन में क्या साइन एंड सिम्टम देखने को आते हैं, वॉमिटिंग और डायरिया भी होता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या आ सकती है, निमोनिया हो सकता है, वायरल भी, बैक्टीरियल भी। तो बैक्टीरियल निमोनिया में क्या आता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरियल निमोनिया करते हैं और ये सबसे सीवियर होता है, सेप्टिसीमिया क्रिएट कर सकता है बॉडी में। और इसी से क्या होता है, जो कॉमनली जो डेथ होती है वो इन्फ्लुएंजा में कॉम्प्लिकेशंस के कारण होती हैं अगर निमोनिया हो जाए। और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बेसिकली तभी होती है अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है या फिर आपको और कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि पहले से ही सीओपीडी है, एस्मा है, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, तो उस केसेस में इजिली ये हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस बिल्डअप हो रहा है, फ्लूइड का बिल्डअप हो रहा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो ईयर्स में भी फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है मिडल ईयर में। बेसिकली ये चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है। एक्सेसरबेशन ऑफ सीओपीडी, एस्मा, ऑलरेडी रेस्पिरेटरी कंडीशन है और जिनको ये है और ऊपर से उनको इन्फ्लुएंजा भी हो गया तो ये और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। मायोकार्डाइटिस और एनसेफेलाइटिस ये रेयर है, बट हार्ट में भी इन्फेक्शन जा सकता है, मसल हार्ट मसल्स में हो सकता है। एनसेफेलाइटिस, ये जो साइटोकाइंस का रिलीज होता है इससे और ज़्यादा कंडीशन सीवियर होती है, ब्रेन में जो है इन्फ्लामेशन हो सकती है। सीवियर केसेस में डेथ हो सकती है और डेथ किस वजह से होती है, निमोनिया की वजह से होती है, सेप्टिसीमिया की वजह से होती है या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है। डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल सिम्टम से ही पता लग जाता है। वैसे अगर सडन हाई फीवर है, बॉडी एक है और कफ है ड्यूरिंग फ्लू सीजन, तो ये क्या है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक किट्स आती हैं वो कर सकते हैं, आरटी-पीसीआर भी कर सकते हैं कंफर्म करने के लिए, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। ट्रीटमेंट एंटीवायरल मैंने बताया ये तभी वर्क करती है विद इन 48 आवर्स, क्योंकि ये क्या है उस टाइम पर ही वो सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उसके बाद वो बॉडी में रिलीज हो जाते हैं दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करने। इसमें आता है ओसेल्टामिवीर, जिसको टैमीफ्लू कहते हैं, ऑरली देना होता है। देन आता है ज़ैनामिवीर, ये इनहेल करना होता है, और बेलोक्सावीर ये सिंगल डोज देनी होती है। इसमें क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव नहीं है 48 आवर्स के बाद, इसलिए प्रिवेंशन इसका सबसे बेस्ट क्योर है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या आता है, एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, एनुअल फ्लू वैक्सीन। एनुअली क्यों आता है मैंने पहले ही बताया, ये जो वायरस है ये म्यूटेट करता रहता है, जो थोड़ा थोड़ा म्यूटेशन है वो तो होती ही रहती है, जिसको ड्रिफ्ट कहते हैं, और बिग म्यूटेशन भी हो सकती है जिसको शिफ्ट कहते हैं। तो इसलिए जो वैक्सीनेशन है वो हर साल दी जाती है और वैक्सीनेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मोस्ट इफेक्टिव होती है ये। उसके अलावा हैंड हाइजीन से क्या होगा कि स्प्रेड नहीं होगा, मास्क यूज करें आउटब्रेक्स के ड्यूरिंग, जैसे कि विंटर सीजन के ड्यूरिंग, कफ एटिकेट, जैसे कि अगर कफ करें तो कुछ कवर करें अपने माउथ को, या फिर इस तरह से कफ या फिर स्नीज कर सकते हैं। आइसोलेशन भी कर सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को फ्लू है उसको आइसोलेट करने से क्या होगा कि स्प्रेड नहीं होगा बाकी जो अराउंड पीपल है। सपोर्टिव केयर इसमें आती है, फीवर में पैरासीटामोल देते हैं, एडिक्वेट फ्लूइड्स इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन इसमें हो सकती है फीवर के कारण, रेस्ट ज़रूरी है, गुड न्यूट्रिशन ज़रूरी है। अगर सीवियर है तो, और अगर ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ऑक्सीजन भी दे सकते हैं। इसमें एस्प्रिन नहीं देनी होती, स्पेशली चिल्ड्रन में, क्योंकि चिल्ड्रन में ये रे सिंड्रोम कोज कर सकती है। रे सिंड्रोम क्या होता है, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एस्प्रिन चिल्ड्रन में नहीं देनी। So if you understood influenza, so please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.